आज यार। सो बच्चों, आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स का रिवीजन कर रहे हैं, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में इसका जो वेटेज है आपके एग्जाम में इसका जो वेटेज है, करीब करीब 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। कितने? 15 to 20 मार्क्स। 15 मार्क तो पकड़ के ही चल लो। तो आज जो बच्चा लेक्चर अटेंड कर रहा है वो 15 नंबर लेकर के जाएगा। ठीक है। आपकी जो सीए फाउंडेशन की अपकमिंग एग्जामिनेशन है, उसके लिए ये काम का टॉपिक है। ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये रेगुलर नोट्स है। मैं आपको जो कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी बताने के बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा वो एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू के रहेंगे। मतलब उसमें मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर रहेगा, रिवीजन टेस्ट पेपर भी कवर रहेगा, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी उसमें कवर्ड रहेंगे, राइट। सो चिंता करने वाली बात नहीं है। मेरे साथ साथ एकदम होले होले आराम से आज ये पूरा टॉपिक खत्म करते हैं, है ना। हर एक चीज मैं जीरो से बताऊंगा, ऐसा समझो, बस थोड़ा सा रफ्तार में बताऊं। सो बेटा, अगर मैं कंपनी अकाउंट्स की बात करूं, तो सबसे पहली चीज देखो, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे आपको कंपनी का डेफिनेशन मीनिंग बताने की जरूरत है। स्टिल एक बार बता देता हूँ। बेसिकली ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, बराबर है। हम लोगों का नेचुरल बर्थ होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड होते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, हम लोगों का बर्थ होता है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ऑलवेज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जो पैदा हुई है अंडर लॉ, बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ, और मरेगी भी बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ। बराबर है क्या? सो ध्यान से सुनना। उसके बाद कुछ महान इंसान ने इसके ऊपर इसकी डेफिनेशन दिया है। ठीक है। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी मींस कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेस कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी के सेल कर सकती है। कंपनी कैन सू, बी सू, यस और नो। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं लॉ की नजरों में सेपरेट लीगल पर्सन। अगर कोई प्रोप्राइटरी बिजनेस है, जैसे किसी का किराना दुकान है, मिस्टर रमेश, और उसका किराना दुकान है रमेश किराना, ये दोनों एक ही है, ये सेपरेट पर्सन नहीं है। अकाउंटिंग की नजरों में दोनों सेपरेट है, बट लॉ की नजरों में रमेश भाई और रमेश किराना दोनों एक ही है। बट कंपनी के केस में, अकाउंटिंग में तो ये अलग अलग है ही है। लॉ की नजरों में भी कंपनी और उसके मालिक अलग है, मैनेजमेंट भी अलग है। यस और नो? और उसके बाद आगे लिखा है, विद अ परपेचुअल सक्सेशन मींस लाइक गोइंग कंसर्न, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल रिमेन्स। धीरू भाई अंबानी थे तब भी रिलायंस थी, मुकेश अंबानी आए तब भी रिलायंस है, आगे आकाश अनंत अंबानी आएंगे तब भी रिलायंस रहेगा ही रहेगा। मेंबर्स मैनेजमेंट में कम में गो, बट कंपनी स्टिल रिमेन्स। यस और नो? और कंपनी का कॉमन सील भी होता है। देखो, आप सभी लोग जानते हो आर्टिफिशियल पर्सन है तो साइन कैसे करेगा, इसलिए जिस डॉक्यूमेंट पे कंपनी का कॉमन सील लग के डायरेक्टर का साइन हो गया, तो ऐसा समझा जाएगा कि उस डॉक्यूमेंट पे उस आर्टिफिशियल पर्सन ने क्या किया, साइन किया। फीचर्स ऑफ द कंपनी की अगर मैं बात करूं, एग्जाम में रेयरली थ्योरी क्वेश्चन आने की संभावना है। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट का हेडिंग लिख के एक एक सेंटेंस में लिख देना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चों, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सीए फाउंडेशन कंपनी अकाउंट से वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया, और आज ही हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे, उसके बगैर हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। ठीक है। ब्रेक समय समय पे दूंगा, ब्रेक की जरूरत आपको मेरे को दोनों को रहेगी। आर्टिफिशियल पर्सन पहला वाला फीचर, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी कैसा है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन है ना। कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसीलिए इसीलिए तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोलेंगे, तो उसको बोलना उसका एग्जिस्टेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ आता है। मरेगी भी वैसे ही, है ना। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, सेपरेट फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट, इसीलिए उसको सेपरेट लीगल एंटिटी बोला जाएगा। पर्सन नॉट अ सिटीजन, कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोल दो बट सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। सिटीजनशिप कभी भी नेचुरल पर्सन को मिलती है, आर्टिफिशियल पर्सन को किसी देश का नागरिकत्व नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अगर सिटीजन बोल दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 के राइट भी उसको मिलने चाहिए। आर्टिकल 14 के राइट क्या है? कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी किसी से बिजनेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कंपनी कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती है। कंपनी के एमओए में जो लिखा है, आर एओए में जो लिखा है, वो ही बिजनेस उसी रूल्स के हिसाब से कर सकती है। इसीलिए कंपनी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दे सकते, क्योंकि वो सिर्फ नेचुरल पर्सन के लिए। और जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही नहीं मिलेगा, क्या वो सिटीजन हो सकता है क्या बच्चों? इसलिए यहाँ पे लिखा है पर्सन बट नॉट अ सिटीजन।
उसके बाद में परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब क्या है बेटा, मेंबर आएंगे जाएंगे, मैनेजमेंट आएगी जाएगी, कंपनी हमेशा रहेगी, है ना। आपने सुना होगा काफी सारी कंपनी 300 साल से 400 साल से, तो क्या उसके ओनर आज भी जिंदा है क्या? नो, ओनर मर गए, मैनेजमेंट चेंज हो गई 50 दफा, पहले प्राइवेट थी बाद में पब्लिक हो गई, सरकार ने भी टेक ओवर कर लिया होगा। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले प्राइवेट बैंक थी, वो भी आजादी के पहले 1935 से है, फिर बाद में आजादी के बाद में अंडर द स्कीम ऑफ नेशनलाइजेशन उसे गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। पहले उसका बंगाल में कलकत्ता में था मेन ऑफिस, अब कहाँ पे हो गया है, मुंबई में शिफ्ट हो गया। परपेचुअल सक्सेशन हो गया, देन सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी एंटाइटल टू होल्ड प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद बेच सकती है। आगे लिखा है बेटा कॉमन सील, कॉमन सील बेसिकली ये किसी कोई कलर का नहीं होता, ये पेपर पे इंग्रेव्ड होता है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था रेगुलर बैच में कि कॉमन सील का कौन सा कलर है, बराबर है क्या? अगर आपको याद आ रहा होगा तो कॉमन सील का कोई कलर नहीं होता है, जिस कलर के पेपर पे कॉमन सील को एंग्रेव किया जाता है कॉमन सील वो कलर का है। कॉमन सील का कोई कलर नहीं, उसके इंप्रेशन आते हैं पेपर पे। पेपर रेड कलर का है, वो प्रेस करते हैं कॉमन सील जोर से, तो वो रेड कलर के पेपर पे वो इंग्रेव्ड हो जाता है, ये सुनो। तो कॉमन सील का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, ध्यान से सुनना। ये बेसिकली ऑफिशियल सिग्नेचर है कंपनी का। कैपेसिटी टू सू, कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, कोई कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है अगर कोई फॉर एग्जांपल डेटर्स ऑफ द कंपनी अमाउंट पे नहीं कर रहा है, तो क्या कंपनी उस डेटर के ऊपर केस फाइल कर सकती है? कोई कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट, आप सभी लोग जानते हो, बचपन से आपने सुना है कि ओनर ही बिजनेस के अंदर में डिसीजन लेता है, बट कंपनी के केस में डिसीजन ओनर नहीं लेते, मैनेजमेंट लेती है। आपके पास रिलायंस कंपनी का शेयर है, आप रिलायंस के ओनर हो, बट आप रिलायंस में डिसीजन नहीं ले सकते। किराना दुकान का ओनर किराना दुकान के डिसीजन ले सकता है, प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फर्म में ओनर डिसीजन लेते हैं, बट कंपनी के केस में कंपनी के जो भी डिसीजन है वो कौन लेता है? बोलो बेटा, मैनेजमेंट। अगर आपके अंदर इतनी खुजली है कंपनी के अंदर डिसीजन लेने की, तो जाओ जाके मैनेजमेंट में बैठो, मतलब कहाँ बैठो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वहां पे भी इलेक्शन और ये सारी चीजें आपने लॉ के अंदर में पढ़ी होगी। सो ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट मीन्स there is a separation of ownership and management in the case of company. That means owners cannot participate in the management unless they are part of it. जब तक वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है तब तक वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। राइट ऑफ एक्सेस, क्या शेयर होल्डर्स के पास कंपनी की इंफॉर्मेशन या फिर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट है क्या? जी हाँ, बट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को नहीं दी जाएगी। शेयर होल्डर्स कल चल के टाटा कंपनी में बोलेंगे टाटा नैनो कार इतनी सस्ती कैसे बनाई, उसका मुझे पूरा डिटेल ब्लूप्रिंट चाहिए, टाटा नैनो बोल देगा नहीं देंगे। तू शेयर होल्डर है, औकात में रहे। यस और नो? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉस्टिंग रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा। जो रिकॉर्ड हम लोग जैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली हम लोग पब्लिश करते हैं वो चाहिए ले लो, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं। फिर तो मेरे पास कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का, मेरे पास कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का अगर शेयर है तो मैं उसको जाकर के पूछ लूंगा कोविड की वैक्सीन बनाई, फॉर्मूला क्या है बता, बता सकते क्या वो? नो, नहीं बोल देंगे। सो टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंदर में जैसे स्पेसिफाई किया आप उस प्रोसीजर से फॉलो करके आप कंपनी के रिकॉर्ड्स को या इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, बट नॉट ऑल इंफॉर्मेशन। एंड लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या है बेटा, बताओ तो, बोलो बोलो। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अनपेड कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो अनपेड कैपिटल है। जैसे मान लो तेरे पास एक कंपनी का 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, तूने 8 रुपए पे कर दिया है, बोल कंपनी को, और तू कितना पे करने वाली है? 2। तेरी लाइबिलिटी कितनी आएगी? 2। भले ही कंपनी के ऊपर 2000 करोड़ का कर्जा है, बट तू कितना देगी कंपनी को? ये लो 2 रुपए, मेरी लाइबिलिटी खत्म हो, तुम्हारे 2000 करोड़ तुम देखते बैठो क्या कारण। सो तुम्हारी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड नहीं है, ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। वही पार्टनरशिप फर्म होती तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप फर्म अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो पार्टनर्स की पर्सनल चड्डी बनियान बिक जाएगी, बरोबर है ना। पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, कंपनी के केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड अप टू व्हाट एक्सटेंट? लिमिटेड अप टू द अनपेड कैपिटल। उसके बाद में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, क्या सारे कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल है? यस, इन इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स ट्रांसफरेबल है, बट सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शन। काफी बार बच्चे ऐसा गलत जवाब देते, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नॉट ट्रांसफरेबल, पब्लिक के ट्रांसफरेबल। गलत,
सारे कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल है। बस इतना है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करते समय यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और रूल्स रेगुलेशन सेट ऑफ रूल्स गिवन अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स ट्रांसफरेबल है। उसके बाद अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स और ऑडिट की मैं बात करूं तो कंपनी को कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है अंडर सेक्शन 128 एंड सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी हैव टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद 129 बोलता है कंपनी हैव टू प्रिपेयर financial statement as specified under schedule 3 part A and part B of the companies act 2013। डोंट वरी, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इतने डिटेल में बनाना नहीं है यहाँ पे, वो इंटर में आपको रहेगा। उसके बाद ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं ये वाला पॉइंट जब भी पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है। इस पॉइंट ने हमेशा हमें बचा करके रखा है। ईच एंड एवरी कंपनी है तो तुझे सीए की जरूरत है, फिर तेरा टर्नओवर जीरो क्यों ना हो, तू प्रॉफिट में हो चाहे तू लॉस में हो, तू कुछ भी हो, तू कंपनी है, खत्म। यू हैव टू ऑडिट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाया प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन करेगा ऑडिट? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट, जॉब करने वाला सीए नहीं, प्रैक्टिस करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप दोनों भी रहना चाहिए। आपको अगर देखना है कैसा रहता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और मेंबरशिप, तो 27 नंबर में पीछे 3 लगाए हुए ना, तो उसमें एक सीएस का मेरा मेंबरशिप सर्टिफिकेट है और 2 सीए के हैं। उसमें एक सीओपी है और एक सीओएम है। एक सीओएम सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। कौन करेगा बेटा ऑडिट? ऑडिटर। और ऑडिटर कौन बन सकता है कंपनी का भारत में? ओनली वी पीपल, यू पीपल, यस और नो। उसके बाद में टाइप्स ऑफ कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी, जब पहले कंपनीज एक्ट नहीं था तो बाय द ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन कंपनी पैदा होती थी, उसको चार्टर्ड कंपनी बोलते। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थिंक मेरे को इतना लॉ का डिटेल नॉलेज नहीं है, वो शायद चार्टर्ड कंपनी थी बाय द ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन। और उसके बाद स्टैट्यूटरी कंपनी फॉर्म अंडर द स्टैच्यू और लेजिस्लेचर, और बाकी जो आप देख रहे हो आज की रोजमर्रा की जिंदगी में वो सब रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। प्रीवियस कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956, बराबर है। उसके बाद में ओनरशिप, गवर्नमेंट ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट कंपनी एंड कंट्रोल बाय अदर। गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी जिसके अंदर में 51% और मोर शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी और कंबाइनली उन सब ने अगर मिल करके हेल्ड किया होगा तो उस कंपनी का स्टेटस क्या रहेगा? गवर्नमेंट कंपनी। और अदर कंपनी जो आपकी गवर्नमेंट छोड़ के जितनी भी है प्राइवेट पब्लिक, वो सब अदर कंपनी में आ जाएगी। लाइबिलिटी की बात करो तो लिमिटेड कंपनी लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड रहेगा, और अनलिमिटेड में भाई साहब ऐसे कंपनी में कभी शेयर्स मत लेना। इनके शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड। काहे को कंपनी बोल रहे, इसको धंधा ही बोल दो, प्रोप्राइटरी। शेयर कैपिटल, कंपनी विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। आज के टाइम पे जो भी आप कंपनी देखते हो रोजमर्रा की जिंदगी में, वो सारी कंपनी विथ शेयर कैपिटल होती है। विदाउट शेयर कैपिटल जनरली गारंटी कंपनी होती है। विदाउट शेयर कैपिटल जनरली कौन सी कंपनी होती है? गारंटी। यहाँ पे शेयर बियर की कोई जरूरत नहीं, बस मैं इतने की गारंटी लेता हूँ, मैं इतने की गारंटी लेता हूँ। उसके बाद में लिस्टिंग के हिसाब से लिस्टेड अनलिस्टेड में बताने की जरूरत नहीं ना। लिस्टेड, लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अनलिस्टेड नॉट रिकॉग्नाइज्ड और नॉट लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है? नो, बस 27, 25, 27, 30 है कुछ। हाँ बहुत सारे। नहीं नहीं, सभी रिकॉग्नाइज है। मेन दो है, बीएससी एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ पे है? बॉम्बे। मेंबरशिप हो गया। देन कंट्रोल के हिसाब से होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी क्या होती है बेटा? पहले एसोसिएट बता देता हूँ। एक्स कंपनी के पास वाई कंपनी के 20% और मोर शेयर्स है, वोटिंग पावर है, तो ऐसा बोला जाएगा वाई इज द एसोसिएट ऑफ एक्स। या फिर अगर एक्स कंपनी कंट्रोलिंग और कैन टेक पार्ट, कंट्रोल नहीं बोलेंगे, कैन टेक पार्ट इन द स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑफ वाई लिमिटेड, उस केस में भी एसोसिएट बोल देंगे। जैसे ध्यान से सुनना, मैं एक चीज बता रहा हूं। अगर कोई एक्स कंपनी किसी दूसरे कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजन में इन्वॉल्व हो रही है तो हम लोग बोलेंगे दोनों एसोसिएट है। कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को कंट्रोल कर रही है तो इनके बीच में होल्डिंग सब्सिडरी कर लीजिए। जैसे आपके
आपके लाइफ में डिसीजन मेकिंग में आपके दोस्तों का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपके दोस्त आपके एसोसिएट हो गए। बट आपके मॉम डैड उस डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपके मॉम डैड आपकी होल्डिंग कंपनी हो गए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। एच कंपनी के पास मान लो एस कंपनी के मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर है, या फिर एच कंपनी कैन कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एच कंपनी की कोई तो एक सब्सिडरी है एक्स और एक्स की सब्सिडरी एस, तो माई सब्सिडरीज इज माई सब्सिडरी, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है, तो दैट फॉर्मर कंपनी मींस एच कंपनी विल बी द होल्डिंग कंपनी एंड दैट लेटर कंपनी मींस एस कंपनी विल बी द सब्सिडरी कंपनी। ये तीन में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एच को होल्डिंग और एस को एच की सब्सिडरी बोल देंगे। बराबर है, दो लेवल तक, दो लेवल तक, मतलब होल्डिंग पकड़ लेगा तो तीन हो जाएगा, होल्डिंग के नीचे दो। उसके बाद कंट्रोल के बाद अदर में फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, और वो प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकल वर्चुअल कैसा भी रहा तो भी वो काउंट हो जाएगा। इंडिया में वेबसाइट भी है तो भी ऐसा बोला जाएगा कि हाँ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है। सेक्शन 8 कंपनी, पहले इसको सेक्शन 25 बोला जाता था। सेक्शन 8 कंपनी को हम लोग बोलेंगे ऐसी कंपनी जिनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है। अदर अदर कंपनी है कुछ, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, तो वो उनके लिए सभी के लिए स्पेशल एक्ट है। बोल बेटा किनके, एनपीओ का? एनपीओ में प्रॉफिट होता ही नहीं, सरप्लस फंड में ऐड हो जाता। तिरुपति बालाजी के अंदर में जितना भी प्रॉफिट होता है हर बार उनका फंड बढ़ते जाता है, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, करोड़ करोड़, अरब करोड़ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा। हाँ, तिरुपति महाराज का कर्जा चूक जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बस जो पर्पस है उस एनपीओ का, उस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, कुछ समय बाद बहुत ज्यादा हो गया तो पॉलिटिशियन लोग उसमें पर्पस में ऐड कर देंगे कि इस पार्टी को फंडिंग करना भी इसका वन ऑफ द पर्पस है। चलो, उसके बाद में प्राइवेट पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, ये ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे। अकाउंटिंग के अंदर में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी ऐसा कभी आएगा नहीं, तो हम लोग इसको, हाँ। प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, देखो मैंने आपको बताया था सेक्शन 129, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए है 128। इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न चिन्ह लगा करके रखो, थेरी क्वेश्चन के लिए, केस स्टडी के लिए आ सकता है। सो बच्चों प्लीज ध्यान देना। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर में सारी चीजें बच्चों, थेरी प्रैक्टिकल सारी चीजें देखने वाले हैं ना। पहले मैं एक बार थेरी बता देता हूँ, थेरी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी मैं बताऊँ। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एवरी कंपनी, देखो शुरुआती कैसे कर दिया, क्यों एवरी कंपनी बोला है? भैया जब ऑडिट करने वाले, ऑडिट किसका करते हैं, माथे का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रॉपर रिकॉर्ड्स एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के गंगा जी में बहाना नहीं है, उसे रखना भी है, प्रिपेयर एंड कीप। कहाँ पे रखना है, लंदन में? नो, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। क्या आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्लेस चेंज कर सकते हो? यस, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्लेस चेंज कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्लेस चेंज कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू वन कंडीशन, जिस दिन बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्लेस चेंज करने का, वहां से 7 डेज के अंदर अंदर में आरओसी को जाके इंटीमेट करो कि हमारा नया प्लेस ये है, ताकि कल चल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेड मारना है तो उनको एड्रेस तो मालूम होना चाहिए, कहाँ मारना चाहिए। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो सरकारी एक अथॉरिटी है, वहां पे आपको इंटीमेट करना होगा, नाउ फ्रॉम दिस डेट और दिस इज आर न्यू प्लेस फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना। ऑलरेडी पिछली प्लेस ये थी, नई प्लेस ये, इसका ये एड्रेस है, गूगल मैप है, ये है, सारी डिटेल देनी पड़ेगी। किधर में? नहीं, कहीं पे भी, उनका वो हवले लोग हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं पे भी रेड मार सकते हैं, बस आपको बताना जरूरी है। तुम कुछ भी करो, बस उन्हें बताओ, फिर वो आगे वो उनका डिसाइड करेंगे ना, रेड मारना नहीं मारना, ओवर टेबल अंडर टेबल। बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या क्या मेंटेन करना है, देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिलेवेंट पेपर, कोई कंपनी ये नहीं बोल सकती मैंने वाउचर रख दी, परचेज बिल, सेल बिल, ये बचे हुए पेपर नहीं रखे, मैंने बस बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया। भैया तूने पढ़ा नहीं क्या सेक्शन 128? बुक्स ऑफ अकाउंट्स पेपर, अदर रिलेवेंट पेपर, कितना ओपन एंड है देखो,
एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाएगा। फॉर एवरी फिनेंशियल ईयर विच गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर करेक्ट पिक्चर जो शो करे, ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। आप कुछ भी मन से नहीं कर सकते हो, इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस इफ एनी। भाई साहब, ब्रांच के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर उसकी समरी रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे होने चाहिए। तुम्हारी ब्रांच लंदन में है तो वहां से आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम उनसे समरी बुलवाओ और वो भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखो भारत में। ब्रांच कहीं पे भी हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन इफेक्टेड बोथ एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेस। और ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए या बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए जो रजिस्टर्ड ऑफिस और ब्रांचेस के बीच जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है या इनके बाहर जो ट्रांजेक्शन हो रहे हो सब ठीक तरीके से एक्सप्लेन होते हैं, होने चाहिए। मतलब आधे अधूरे रिकॉर्ड्स नहीं चलेंगे, डिटेल चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव चाहिए। बुक शाल बी केप्ट ऑन अक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस पे नहीं चलेगा बॉस, अक्रूअल बेसिस पे। जैसे तुमने अगर मान लो सेल कर दिया कोई प्रॉपर्टी, उसके ऊपर फायदा हो गया 500 करोड़ रुपए का, और तुम बोल रहे हो अभी तक मुझे सामने वाले पार्टी से पैसे नहीं आए तो मैं प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, नहीं चलेगा। अक्रूअल बेसिस पे मेंटेन करो और टैक्स भी भरो उस पे। प्रोवाइडेड फर्दर कंपनी में की सच बुक्स इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड, आप टैली का बैकअप लेकर के पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क कहीं पे भी रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी बुक्स रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी के अंदर में ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना है। ये बात समझ में आ रही? प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया उसी के भरोसे फिनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है। ये तो पता चला बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया ए का, फिनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे बी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख करके, ऐसा नहीं। जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट मेंटेन किया उसी के भरोसे फिनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर करना है। सेक्शन 129 बोलता है एंड सच फिनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट बाय द यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद में आगे और ध्यान देना। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके आरती उतारेंगे कि इसकी? नो, शाल ले बिफोर, बोलो बेटा, शेयर होल्डर्स एट एवरी एजीएम। ऐसा धागा बांध के लटका करके रख देना सारे फिनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग में, ताकि वो शेयर होल्डर्स आकर के कभी भी चाहे उसको चेक कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं। तो वही बोला है कि हर एनुअल जनरल मीटिंग में बुक ये फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और देखो आपके पास किसी कंपनी के शेयर है तो आपको बरोबर अगस्त सितंबर के समय उस कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट मेल पे आ जाते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जैसा भी आप बोलो, आपको मिल जाएंगे, मेल पे आते हैं, अगर आपके पास किसी कंपनी के रिकॉर्ड डेट वाले दिन अगर शेयर्स होंगे तो। फिनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या आता है बेटा? देखो ये तो हमें मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप डिटेल में पढ़ोगे बच्चों इंटर में, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके बिजनेस की कैश फिनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, यानी बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट तो हो गया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ, मुझे जवाब देना। कोई एक बिजनेस में 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है बट उसका बैंक बैलेंस जीरो है, बताओ ये संभव है क्या? 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है बट बैंक बैलेंस जीरो है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, उसने कोई असेट भी नहीं खरीदा, उसने कोई लोन भी रिपे नहीं किया, असेट भी नहीं खरीदा, कोई लोन भी उधारी भी वापस नहीं किया। क्या बोला? माल बेच के। क्यों जरूरी है पैसे आना? उधारी में भी तो बेच सकते। डेटर, डेटर। मैंने 1,000 करोड़ का माल बेचा, 900 करोड़ मेरी कॉस्ट थी, 100 करोड़ का मेरा फायदा दिख रहा है पीएनएल में, बट वो 1,000 करोड़ मैंने उधारी में बेचा। बताओ मेरा बैंक बैलेंस कितना है? जीरो। तो सारा पैसा आना बाकी है किससे? डेटर से। तो कहाँ दिख रहा है अभी बैलेंस शीट के असेट में? डेटर में। पैसा आ जाता तो उसी असेट के नीचे, डेटर के नीचे कैश में दिखता। नहीं आया तो कहाँ दिख रहा है? डेटर में। आ जाता था तो कहाँ दिखता? कैश में। नहीं आया तो कहाँ दिख रहा है? डेटर में। ये बात समझ में आ रही है सभी को? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज एक बार पहले पूछो। सिंपल। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताता है बिजनेस की औकात है क्या उसके प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने की। कैश फ्लो स्टेटमेंट में उधारी वाले ट्रांजेक्शन नहीं आते। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत सीधा सिंपल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है भैया देख, अगर पैसे आए तो कैश फ्लो में रिकॉर्ड करो, अगर पैसे गए तो रिकॉर्ड करो, फालतू प्रोविजन, डिप्रिसिएशन, उधारी ट्रांजैक्शन, नॉन कैश मेरे इसमें लिखना ही नहीं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखकर ही कोई बैंक अगर किसी बिजनेस को लोन देना है तो लोन देती है, क्योंकि बैंक को ईएमआई किस फॉर्म में चाहिए? कैश के फॉर्म में, डेटर्स के फॉर्म में नहीं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट बैलेंस शीट और पीएनएल से भी कई ज्यादा औकात है उसकी। अगर जीवन में आपको कभी किसी को पैसा उधार देना है तो उसकी बैलेंस शीट पीएनएल मत देखना, उसका कैश फ्लो देखना।
पता चला उसका 100 करोड़ का प्रॉफिट है लेकिन बैंक में फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो वो तुम्हारा उधार लिया हुआ पैसा चुका पाएगा क्या? सो कभी भी डिसीजन लेना है जब आप बड़े हो जाओगे। 11th 12th में आपने पढ़ा ट्रेडिंग P&L बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन में आपने पढ़ा बैलेंस शीट P&L इंपॉर्टेंट है, इंटर में आप पढ़ोगे सब चूल्हे में गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया मेरे को एक ही भाषा समझती है, पैसे की। और पैसा कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? कैश फ्लो। बैलेंस शीट P&L को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। मैंने प्रोविजन खड़ी कर दी, मैंने डिप्रिसिएशन, बहुत सारे ऐसी एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से मैं P&L को मेरे हिसाब से मैन्युपुलेट कर सकता हूँ। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैन्युपुलेट करने के लिए आपको एक्चुअल में कैश लाना होगा, या एक्चुअल में पैसे कैश बैंक आपको ले जाना होगा, इसलिए उसका मैनिपुलेशन संभव नहीं है। हाँ बोल बेटे, क्या बोल रहा है? क्या? हाँ। बैड डेट हो गया, बरोबर है, तो तेरा इनकम टैक्स बच जाएगा, तेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम। बट तूने बैड डेट दिखा दिए तो सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब संभाजी के पास जाएगा। पैसे नहीं दिए उसको, मतलब तेरा फायदा हो गया, अब तू टैक्स भर। फायदा हुआ ना? अरे तेरा नुकसान हुआ, मतलब इसका क्या हुआ? तू समझ रहा है मेरी बात को? हाँ। तो बचेगा कोई नहीं बॉस, सरकार को क्या है, संभाजी से पैसे ले या तेरे से पैसे ले, पैसे तो लेके रहेगी। समझ में आया ना? छोटे मोटे लेवल पे फ्रॉड संभव है, तुम बड़े लेवल पे नहीं कर सकते। जहां पे इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर चले गए कोई, ये इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर है, 12-15 लाख रुपए का साल का इनकम दिखा रहा है, और आज के टाइम पे तो किसी का भी हो जाता है यार 12-15 लाख रुपए का साल का इनकम, तो वहां ये फंस जाएगा। और दूसरी चीज, क्या बोलता है, तो ये इसको जीएसटी क्रेडिट भी नहीं मिलेगा फिर, जो इसने तेरे से खरीदा था। अब इसने पैसे दिए नहीं, बैड डेट तूने रिकॉर्ड कर दिया, तो ये जीएसटी क्रेडिट नहीं लेगा ना। किसको? नहीं नहीं, तो फिर ठीक है ना, तू टैक्स हम तेरे से मांग थोड़ी रहे, हम तेरी जायदाद बेचेंगे ना। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में राइट है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, अगर तुझे सरकार को टैक्स देना है तो तेरी जायदाद बेच देंगे। कलेक्टर आएगा, कलेक्टर कलेक्टर और ऑफिशियल लिक्विडेटर के साथ। तू अगर पैसा नहीं देगा सरकार को, तेरा पीएमसी टैक्स, तेरा इनकम टैक्स, तेरा जीएसटी, तेरा प्रॉपर्टी टैक्स, कोई भी टैक्स अगर तूने नहीं दिया, सरकार का कोई ड्यू पेंडिंग है, तो सरकार तेरे को एक नोटिस दे करके कुछ समय बाद तेरे घर पे सील लगा देगी। फिर और 6 महीने वेट करेगी, तू घर में घुस नहीं पाएगा। फिर जगह जगह तेरे पोस्टर बैनर की, भैया ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए निकली है, ये इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट है, नादार है, अब इसकी प्रॉपर्टी भी तेरे सामने, तेरा 5 करोड़ का घर, सरकार बोलेगी कितने पैसे लेने इसके टैक्स के, 50 लाख, चलो बेचो इसका 50 लाख में घर, है ना? तो और उसके अंदर में भी वो सरकारी ऑफिसर कमाएंगे, 1 करोड़ में बेचेंगे, 50 लाख वो सरकारी ऑफिसर खुद, तो पूरा चीथड़े चीथड़े करके रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। में हाँ, पैसा वसूल करते। ये पहले के जमाने में कांग्रेस गवर्नमेंट में जब डिजिटलाइजेशन नहीं था, मैं आज के 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब सरकार को बहुत चूना लगाया बहुत लोगों ने। अब सरकार भी होशियार हो गई है, सरकार भी हर चीज डिजिटलाइजेशन कर रही है। तुमको मालूम है, तुम्हारे बैंक अकाउंट से एक साल में 20 लाख रुपए के ऊपर कैश विड्रॉ करोगे, तुमको 2%, क्या लगेगा बेटा उसका? ये चार्जेस लगेंगे, टीडीएस, कट होता है। ऐसा समझा जाता है वो तुम्हारी इनकम है, ऐसा समझा जाता है वो क्या है बेटा, तुम्हारी इनकम। मेरे पास में वो ये नहीं है रे अभी, नहीं तो मैं आपको बता देता था। मैं मेरे पास में, हाँ, कितना लगा टीडीएस देख बोला, 26,000 टीडीएस फॉर कैश विड्रॉ, कैश विड्रॉ के लिए टीडीएस लगा, 26,000 का टीडीएस, 2% टीडीएस लगता है, तो 26,000 चार्जेस लगे। बताओ मेरे को, अब बताओ ये, तो सरकार, हाँ, सरकार सरकार हर चीज में वसूल करे, और ये बोलने की जरूरत नहीं किसी को, सिस्टम खुद लगा देता है, सिस्टम खुद लगा, कोई ऑफिस एम्प्लॉय को बैठ के एंट्री नहीं पास करना है, वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर खुद लगा देते हैं। 20 लाख के ऊपर आप साल में, एक साल में 20 लाख रुपए के ऊपर कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, अप टू 20 लाख जीरो विड्रॉल चार्जेस। 20 लाख के ऊपर अगर तुमने विड्रॉ किया तो तुमको कितने लगेंगे, 2%, तो ये अपने 20 लाख के ऊपर वाले थे। समझ में? हाँ, अब समझ में आया तेरे को? तो वो सारी चीजें हैं, तो ये बहुत है, अभी के केस में बहुत अच्छी चीज हो गई है ना? बाकी नॉर्मल पहले जब था, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, बच्चे बोल रहे हैं। हाँ बोल पंकज। हाँ बोल ना बेटा। हेलो, हेलो, पूरी आवाज नहीं आ रही क्या कुछ भी? हाँ हाँ। अरे यार, ये आवाज का क्या इशू है इसके अंदर में? तो प्रसाद है क्या?
हेलो हेलो, एक सेकेंड चालू रखना। हाँ बोलो। हेलो 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 हेलो। अब चेक करना बेटा लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे। अब आ रहा है क्या आवाज क्लियर? लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे अब आवाज क्लियर आ रहा है क्या, चेक करो। बहुत एसिडिटी हो रही है, परफेक्ट है वॉइस देख। ये यहाँ से बस सामान, ये वायर थोड़ा सा भी हिल गया ना तो उसमें आवाज ब्रेक होता है। अभी क्लियर है ना? चल ठीक। अभी क्लियर है एकदम। हेलो 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 हेलो। जस्ट a second। हेलो हेलो हेलो। हम्म। बोलो। है कुछ भी क्या? थोड़ा पीछे बैठ जा, अरे बहुत गर्मी हो रही। समझ मेरी बात, मेरी बात सुनो। सही में मैं बोल रहा हूँ। तो आना, इधर था मेरे पास है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आ जा। किधर? एकदम पीछे बैठ जाओ पे। आ जाओ। थोड़ा सा आगे बढ़ते बच्चों, और प्लीज ध्यान देना। सो अब मैं बात कर रहा हूँ शेयर के इशू फॉर फ्यूचर री इशू की, है ना? अब ये हम लोग पढ़ेंगे नहीं, अभी एक्चुअल प्रैक्टिकली करेंगे। इशू फॉर फ्यूचर री इशू, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों के बीच में डिफरेंसेस थ्योरी क्वेश्चन के लिए अगर आए तो आ सकता है। मैंने थ्योरी क्वेश्चन के लिए ज्यादा नहीं, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू द अकाउंट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सारी चीजें आएगी। तीन बताए, चौथा ये प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स बताने की जरूरत है। प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स का डिफरेंस प्लीज एनीबॉडी, जिनके पास प्रियोरिटी है, प्राथमिकता है, वो दो राइट है। कौन से दो? राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द केस ऑफ लिक्विडेशन और इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किनका कैपिटल वापस किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। इक्विटी शेयर्स के पास ऐसे दो कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, इनके पास वोटिंग राइट है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं है।
बरोबर है क्या? इनका रिडम्पशन तय है, किसका? प्रेफरेंस का। इक्विटी का रिडम्पशन नहीं, इनका बायबैक होता है। इनकी कोई डेट फिक्स नहीं है। ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। काफी सारी जगह पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्रेडिटर्स के जैसा ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कंपलसरी रिडेमेबल है, 20 साल मैक्सिमम पीरियड है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30 साल। याद आ रहा है क्या? अरियर्स ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल सकता है, बट नो सच अक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के केस में अरियर्स ऑफ डिविडेंड का कोई अक्यूमुलेशन नहीं रहेगा। वोटिंग राइट इनके पास है, इनके पास नहीं है, मतलब इक्विटी के पास वोटिंग राइट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं है। फर्दर इशू ऑफ शेयर प्रेफरेंस को कोई बोनस शेयर नहीं मिलने वाला, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस मिलता है। और उसके बाद मैनेजमेंट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंट्रोल नहीं कर सकते मैनेजमेंट को, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन बिकॉज ऑफ वोटिंग राइट। बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल ऑथोराइज, ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी इशू कर सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इससे ज्यादा शेयर कैपिटल आप इशू नहीं कर सकते। सर अगर करना है तो जाओ जाके ऑथोराइज कैपिटल चेंज करो, फिर ऑथोराइज ही बढ़ा दो। एनी टाइम आप ऑथोराइज से ज्यादा इशू नहीं कर सकते। उसमें से जो शेयर्स कंपनी वांट्स टू इशू टू द आम जनता, उसको हम लोग बोलेंगे, बोलो बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। मैंने मिटा दिया, यहाँ लिखा होगा कहीं तो। उसके बाद इशू में से भी पब्लिक ने जितना सब्सक्राइब किया उसको बोल देंगे सब्सक्राइब। सब्सक्राइब से भी हमने जितना कॉल किया, सब्सक्राइब कर लिया 10 लाख का, बट हमने कॉल किया 8 लाख, तो कॉल्ड अप कैपिटल। 8 लाख में से भी जनता ने 50,000 दिए नहीं, तो वो अरियर्स, और कॉल्ड अप माइनस अरियर्स इज इक्वल टू पेड अप। और जो कैपिटल डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग अभी नहीं फ्यूचर में कॉल करेंगे, उसको बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल की कहीं कोई अकाउंटिंग होती नहीं, क्योंकि वो कॉल ही नहीं किया, तो अकाउंटिंग कैसे होगी उसकी? बरोबर है। उसके बाद ये सब देखने की जरूरत नहीं। यस, यूजेस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। पहले एक चीज समझना बच्चे से, सेबी की गाइडलाइन देखना। सेबी गाइडलाइन रिलेटेड टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन, 90% ऑफ द इशू मिनिमम सब्सक्राइब होना चाहिए। सेबी कहती है अगर आप मार्केट में 1,000 शेयर इशू करना चाहते हो तो एटलीस्ट 900 एप्लीकेशन आपके पास आने चाहिए। कितने? 900। अगर 900 से कम एप्लीकेशन आपके पास आए तो आपकी औकात नहीं है मार्केट में शेयर इशू करने की। आप क्या करोगे? वो इशू कैंसल कर दोगे। ये बात समझ में आई क्या? सो सेबी कहता है एटलीस्ट 90% ऑफ द इशू मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, इफ नॉट देन यू हैव टू रिफंड ऑल द एप्लीकेशन मनी विच यू हैव रिसीव्ड इन द एप्लीकेशन प्रोसीजर, राइट? तो आप प्रीपे करना है, अगर आपने समय पे रिपे नहीं किया तो 18% का ब्याज देना पड़ेगा। उसके बाद टाइम लिमिट है, इफ द इशू अंडर रिटर्न। टाइम लिमिट, डेट ऑफ क्लोजर दैट इज क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, ये छोड़ देना, ये अपने काम कर। क्वांटम, ये देखने की जरूरत नहीं। हाँ, ये एक थेरी क्वेश्चन के लिए मार्क करो। यूजेस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के यूजेस क्या है देखो तो जरा। अरे मैंने अभी अभी बताया ना, 90% ऑफ द इशू मस्ट बी सब्सक्राइब। बाप रे, अंडर राइटर्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कुछ याद आया क्या? दद्दा भाई, सॉरी भाई, मैंने तेरे को डांटा, बट वो समझाना जरूरी था, तो अदर भाई मत लेना। अगर तू देख रहा होगा तो। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डांटा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सॉरी बोल रहा हूँ, है ना? बट मेरा डांटना सही था, मैं उसके लिए सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने डांटा उसके लिए, डांटना सही था, डांटना गलत नहीं था। बस इतना है कि कुछ ज्यादा ही डांट दिया था उसने। अंडर राइटर बनेगा कि दद्दा? बाप रे, लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे भी देखो बोल रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, डाउट पूछता है ना। वो तो कसमें दी है सबको डाउट पूछो करके, है ना? चल। सो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो तो कॉफी वाला तो कैसा था यार, तुम उनकी हालत नहीं देखते यार, वो दिन भर घिसते रहते हैं, पूरी उनकी जिंदगी गई। तुम उनको कुछ भी खिला दो वो मोटे नहीं होने वाले। 6-6 रोटियां खाते हैं वो एक टाइम पे, दिन में 2-3 टाइम खाना खाते हैं, बट बताओ कभी मोटे हुए? दिन भर बेचारे काम कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। अपन कैलोरी कितनी कंज्यूम करते हैं? 2,000, सॉरी 3,000। और एक्सपेंस कितनी करते हैं? 1,000 1,500। हर दिन मोटापा बढ़ते जा रहा है। वो कैलोरी कितनी कंज्यूम करते हैं? 5,000। खर्च कितनी करते हैं? 10,000। फिर वो कभी वो डिपॉजिट होगा ही नहीं, एफडी होगा ही नहीं उधर में। चलो आ जाओ, यूजेस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और सारा खेल यही है। बॉडी के अंदर में तुमको एक चीज समझ में है बॉस, जिम विम 15-20%, 80% इज डाइट। 80% डाइट। डाइट करके भी वो जिम की जरूरत मसल ट्रेनिंग के लिए, मसल को ट्रेन करने के लिए।
लोग डाइट करके एब्स बना लेते, एब्स सबके अंदर है, ऑलरेडी है। जिम से एब्स बनते नहीं, एब्स ऑलरेडी है, बस वो दिखते। हाँ, फैट तो वैसे तुम एक्सपेंस बढ़ा दो और इनकम कम कर दो तो वैसे ही तुम्हारा बैलेंस खत्म हो जाएगा सब ये। हाँ। परचेज प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी बॉट। अच्छा बच्चों, यूजेस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन थ्योरी क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, 4 नंबर के लिए। आपने जो एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, बच्चों ध्यान से सुनना, आपने जो एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, वो एप्लीकेशन मनी आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। अभी अभी मैंने बताया ना, 90% ऑफ द इशू मस्ट बी सब्सक्राइब। तो 1000 शेयर आप इशू करना चाहते हो तो मिनिमम 900 एप्लीकेशन के लिए आपके पास आ जाना चाहिए अब आम जनता से। तो 900 एप्लीकेशन का जो पैसा आया वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही हुआ ना। तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। सिर्फ दरवाजा बंद कर दे। वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ये उसका लिस्ट है बेटा। यूजेस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यूजेस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहला यूज, कंपनी उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बराबर है क्या? या फिर ऑलरेडी अगर प्रॉपर्टी खरीद लिया होगा उधारी में तो उसका पेमेंट कर सकती है। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का एग्जांपल बताओ कंपनी के केस में। ये बेटा आवाज आ रही है सभी को? एकदम क्लियर आवाज आ रहा होगा। एक छोटा सा चेंज किया और देखो आवाज एकदम सही स्टार्ट हो गया। बोलो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का एग्जांपल बताओ। यस मुन्ना बोल। वेरी गुड। कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो खर्चा है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का एग्जांपल है। शॉप एक लाइसेंस निकालना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। स्टैम्प ड्यूटीज पे करना, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आरओसी में स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। कोई अगर किराना दुकान चालू कर रहे हैं, शॉप एक लाइसेंस ले, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। काफी सारे एग्जांपल्स है। धंधा शुरू करने के लिए जो हम लोग एक्सपेंस इनकर करते हो प्रिलिमिनरी। धंधा शुरू करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग पोजीशन पे आने तक जो है वो प्री ऑपरेटिव, इनिशियल एडवर्टीजमेंट वगैरह, बरोबर है। उसके बाद में नॉर्मल आपके खर्चे चले जाए। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पे ऑफ करने के लिए भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का यूज कर सकते हैं। अंडर राइटर्स का कमीशन देने के लिए भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड फॉर एनी ऑफ द अबव 3 पर्पज। मैंने ऊपर के तीनों पर्पज में से किसी भी पर्पज के लिए अगर किसी से पैसा उधार लिया होगा, जैसे साहूकार से मैंने पैसे उधार लिए कि साहब मला पैसे उधार दिया, तुम बोले तुम कौन हो, मैंने बोला मैं एक कंपनी हूँ और मैं प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, अभी मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आया नहीं, लोगों का आएगा तो मैं दे दूंगा। फिर इसने पूछा अच्छा मिनिमम सब्सक्रिप्शन में से पैसा दोगे, मैंने बोला हाँ अलाउड है, देखो लॉ में लिखा हुआ है, रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड फॉर एनी ऑफ द अबव 3 पर्पज, बरोबर है। उसके बाद में वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल मींस बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे ऑपरेट करने के लिए जो भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है वो है मेरा वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला है उसका मैथमेटिकली करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जिंदगी भर याद रखना, मरते दम तक आपको इस फॉर्मूला का यूज है, मरते दम तक। आर्टिकलशिप, प्रैक्टिस, जॉब, पढ़ाई में, इंटर में, फाइनल में, हर जगह पे यूज है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है ना? स्टिकर टैटू बनवा लेना परमानेंट, है ना? जैसे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बच्चों जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, हो सकता है नेटवर्क इज लॉस्ट ट्राइंग टू रिकनेक्ट का मैसेज आ रहा है ना? बार बार ये मैसेज आ रहा है क्योंकि बाहर मेरे ख्याल से तूफान बारिश चल रही है ना? इस वजह से हो सकता है। देखो आ रहा है, यस यस, लैग आ रहा है, हाँ लैग आ रहा है बेटा, लैग आ रहा है, आएगा आएगा। हो सकता है लैग आएगा थोड़ी देर आज। कैमरा बंद हो गया? नहीं नहीं, कैमरा बंद नहीं हुआ, कैमरा शुरू है, मैं रिफ्रेश वापस करता हूँ। नेटवर्क आना जाना चल रहा है, नेटवर्क आ भी रहा है और जा भी रहा है। नेटवर्क समय की तरह है, सबका है बट किसी एक का नहीं। गहरी बात है। तुम समय मत बन जाना शादी के बाद। शादी के पहले तुम सबके हो, शादी के बाद तुम समय नहीं हो। मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को एक डायलॉग मारा था, क्या हूं मैं? समय हूं। मैं समय हूं, मैं हूं सबका लेकिन रुकता किसी के लिए नहीं। टाइम था, गेले ते दिवस, राहायला फक्त आठवणी। आठवले का तुम्हाला? वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एनी अदर एक्सपेंडिचर स्टेटिंग नेचर एंड पर्पस एस्टिमेट। भाई सब लास्ट वाला तो ओपन एंड है, फिर दिए ही के ऊपर के 4 पॉइंट, लास्ट वाले में सब आ गया। और कुछ भी खर्चा जिसका नेचर पर्पस है ना, आप आराम से स्टेट कर सकते हो जो रिलेटेड टू कंपनी है। तो भैया फिर एक ही बोल देते किसी भी पर्पस के लिए यूज करो। वरना इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम ये मैं करके बताऊंगा, बट इसमें ये थेरी क्वेश्चन आ सकता है।
बच्चों इश्यू ऑफ शेयर में सब प्रैक्टिकली बताऊंगा, यहाँ पे थेरी वेरी नहीं पढ़ते बैठेंगे, ऐसा कभी शॉर्ट नोट नहीं आएगा। शॉर्ट नोट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डायरेक्ट वो इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन दे देंगे आपको प्रैक्टिकली। आपको ऐसा नहीं बोलेंगे स्विमिंग पूल के कंपटीशन में स्विमिंग के ऊपर में निबंध लिखो, ऐसे लिखो, नो, डायरेक्ट कूदो और जो जीतेगा वो स्विमिंग का राजा, ऐसी है। ऐसे लिखने नहीं बोलेंगे आपको। तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे इस पे, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, फॉर फ्यूचर, प्रोरेटा अलॉटमेंट, री इशू, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, सबके ऊपर क्या देखना है बच्चों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। उसके बाद ध्यान देना, इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर्स। अब देखना मैं ये जो बता रहा हूँ ना ये बहुत काम का, ये भी अगेन थेरी क्वेश्चन है। थेरी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 15 12 15 नंबर के थेरी क्वेश्चन है, बट बहुत इजी होते हैं। अकाउंट्स के थेरी क्वेश्चन इजी होते हैं, श्योर शॉर्ट स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट वे, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। लॉ में जो थेरी क्वेश्चन आते हैं वो केस स्टडीज आती है आपको, बट अकाउंट्स में दिमाग कहाँ लगाना है, प्रैक्टिकल में। अकाउंटिंग में थेरी ये ठंडी हवा का झोंका है, 85 नंबर के प्रैक्टिकल धोखा है, वैसा है। अकाउंटिंग में थेरी इजी आती, बट प्रैक्टिकल में बच्चों का दिमाग लगता, बरोबर है। सो ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे मैं बात करूं अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू के ऊपर के प्राइस पे, फेस वैल्यू के अगर ऊपर के प्राइस पे इशू करती है, तो उस समय बच्चों ऐसा बोला जाएगा कि सच इशू वर एट प्रीमियम ओवर एंड अबाउ द फेस वैल्यू। प्लीज ध्यान देना, मैं मार्केट प्राइस नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किसके ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर। काफी बार ऐसा बोला जाता है मार्केट प्राइस 8 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए, फेस वैल्यू 10 है, मार्केट प्राइस 8 है, लेकिन हम लोग 8 रुपए का शेयर, मार्केट प्राइस वाला शेयर 9 में दे रहे हैं, बोलो ये प्रीमियम पे है क्या, स्टिल डिस्काउंट है। 8 रुपए मार्केट प्राइस है, फेस वैल्यू 10 है, और ऐसा जानबूझ के इंस्टीट्यूट बोलेगी मैं 8 की मार्केट प्राइस का शेयर 9 में दे रही हूँ, बताओ ये शेयर इशूड एट प्रीमियम है कि डिस्काउंट। बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, बोलते प्रीमियम पे। अरे प्रीमियम मार्केट प्राइस के ऊपर को प्रीमियम नहीं बोलते, फेस वैल्यू के ऊपर अगर इशू किया तो उसको प्रीमियम बोलते। ध्यान रखना, ट्रू और फॉल्स के अंदर में पूछा हुआ है, बहुत बेसिक चीज थी, बहुत बच्चे शहीद हो गए थे उसमें, 80 90% बच्चे। अरे सर मार्केट प्राइस के ऊपर, मैंने बोला अपना प्रीमियम का मीनिंग क्या था, whenever a company issue the shares at a price over and above the FACE face value FV, not MP, मार्केट प्राइस नहीं। सो उस प्रीमियम के यूजेस देख रहे हैं, एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ प्रीमियम, एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ प्रीमियम। ये बात समझ में आ रही है क्या सभी को? सब लोग ध्यान देना बेटा अब अच्छे से, मैं यूजेस ऑफ प्रीमियम बता रहा हूँ। सर सराउंडिंग वॉइस, सराउंडिंग वॉइस कौन सा आ रहा है यार, अभी तो सही है। हेलो, 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 एक सेकेंड ना बच्चों, सराउंड वॉइस आना नहीं चाहिए। हेलो, हेलो, अभी चेक करो बेटा सराउंड वॉइस आ रहा है क्या, अभी चेक करना, अभी चेक करो सराउंड वॉइस आ रहा है क्या, परफेक्ट है, ओके। चलो मुन्ना ध्यान देना। सो इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस है। चलो बच्चा कौन बताएगा मुझे, बताओ तो, पहला यूज कौन बताएगा, तू बताएगी मुन्ना? हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस है, मैंने क्लास में बोला था, 2 4 बार लिखवा के भी दिया था, प्रैक्टिकल एंट्रीज भी लिखी थी उसकी। बोलो बोलो, याद करो, बोल रहे मुन्ना। 5 यूजेस है सिक्योरिटी। सबसे पहला यूज इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ अ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, है ना, और फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स, फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक, और फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें से हमने कौन कौन से यूज एक्चुअल में देखे, ये वाला देखा, ये वाला देखा, ये वाला देखा, बोनस भी देखा, सॉरी, पढ़े आगे। ये 5 यूजेस है, तेरी क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना। मैं 5 यूजेस की जर्नल एंट्री बता दूं क्या रे आपको, वैसे कोई किताब में दी नहीं है, बट ध्यान रख लो। देखो, पहले वाले की जर्नल एंट्री, ये फर्स्ट यूज है, मैं इस सीक्वेंस में एंट्री लिख रहा हूँ। ए मतलब मैं किसकी एंट्री लिख रहा हूँ, इसकी। बी मतलब किसकी लिख रहा हूँ, सी मतलब किसकी लिख रहा हूँ, समझे ना सब लोग। डी मतलब इसकी, ई मतलब इसकी, बरोबर बच्चों, बड़े आगे। तो पहला,
तो पहला यूज प्लीज ध्यान। फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ फुल पेड बोनस शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना। सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने का मतलब क्या होता है? उसे डेबिट करना। सिक्योरिटी प्रीमियम खड़ा करने का मतलब होता है उसे क्रेडिट करना। सिक्योरिटी प्रीमियम को रेज करना है मतलब उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। बरोबर ना? सिक्योरिटी प्रीमियम खड़ा कैसे होता है बताओ? शेयर इशू गेट प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, है ना? शेयर से और डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स अगर हमने फेस वैल्यू से ऊपर में सेल किया तो इन सिक्योरिटीज के ऊपर जो जो अमाउंट मिला है फेस वैल्यू के ऊपर का वो सब क्या रहेगा? कहाँ जाएगा? प्रीमियम में। प्रीमियम कहाँ दिखेगा? अंडर द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम से। बरोबर है? वो मेरे लिए कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट नहीं है। बरोबर? सब लोग साथ में हैं क्या बच्चों? चल आज सो सिक्योरिटी प्रीमियम टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोलो बच्चों। और अगली एंट्री बोनस दे देंगे ना, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहले खड़ा किया, क्रेडिटर बनाया, अब उनको दे रहा हूँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम की मदद से बोनस दे दिया, पहली वाली। दूसरी जर्नल एंट्री फटाफट से बच्चों। दूसरा क्या था बेटा बताओ तो? राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस अगर उसे राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट करो। बराबर ना बच्चों? ऑल सेट। मैं 3 दिन तिरुपति जाने वाला हूँ तो 3 दिन आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो छोड़ के जाऊंगा, बनाना चालू है। टास्क छोड़ के जाऊंगा, कुछ वीडियो है कुछ टास्क है, उसको एज इट इज करना है ना। कब जाऊंगा मैं? 3, 4, 5 को। वैसे उसके पहले तो अपना सब खत्म भी हो ही जाएगा, बट स्टिल आप लोगों के लिए कुछ चीजें छोड़ के जाऊंगा तो वो करते रहना उसको एज इट इज। एमआरपी पूरा सॉल्व करना है। एमआरपी जितना ज्यादा हो सके सॉल्व करो और अपने रेगुलर नोट सॉल्व कर लो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको कहीं दिखने वाला नहीं है एग्जाम में। हम्म। कौन सी? बाकी है अभी भी। ऐप पे आए ना टेस्ट, एक तो टेस्ट एमआरपी से ही है। टेस्ट एमआरपी से ही है। डेडलाइन कितने बजे कब तक है? 22 अगस्त में डेडलाइन बढ़ा दूंगा। कौन सी टेस्ट ओपन नहीं हो? पंकज को अब भी जाते से बोलते, अगर टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है तुरंत उसको मैंने बोल के रखा है एज अर्ली एज पॉसिबल। तो पंकज को बोलो एक बार जो भी इशू है वो रिजॉल्व करके देगा, है ना। और टेस्ट सारे क्वेश्चन एमआरपी से ही है, मैंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया उनको। मतलब तुम इधर उधर के सीएमए सीडब्ल्यू फिब्ल्यू कोर्स के कोई क्वेश्चन मत लो, एमआरपी जो मैं आपको दे रहा हूँ उसमें से टेस्ट के क्वेश्चन डालो, है ना। वो साला कहीं से भी क्वेश्चन, मतलब वैसे एग्जाम में आते नहीं, मतलब जो आते हैं मैं वो बता रहा हूँ। तो सारे क्वेश्चन भी अब मैंने ही सिलेक्ट करके दिए हुए हैं। जितने एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू आज तक इतिहास में पूछे गए सब उनको सिलेक्टिवली बना करके उनको दे दिया। तो वो वहीं से रहेंगे सारे टेस्ट। डन। ओके ऑल सेट। उसके बाद अगला वाला देखना बेटा, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड। सो देखना जरा, डिस्काउंट और कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट on issue of shares or issue of debentures, or 2 loss, or 2 commission on issue of shares or issue of discount issue of debentures। शेयर्स और डिबेंचर्स पे जो नुकसान होता है वो नुकसान काल्पनिक असेट है, उस लॉस असेट है, उस लॉस असेट को हमें राइट ऑफ करना है। लॉस असेट को राइट ऑफ करना है तो उसे क्या करो? क्रेडिट करो। चेक करो, देखो मैंने डिस्काउंट और लॉस को क्रेडिट किया, और किसकी मदद से मैंने उस लॉस को राइट ऑफ किया बच्चों? सिक्योरिटीज प्रीमियम की मदद से। सो बाय यूजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम वी हैव जस्ट रिटन ऑफ द लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। बाप रे बॉडी। उसके बाद में प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स।
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट याद आ रहा है, मैंने रिडम्पशन के समय चार्ट बनाया था, उस चार्ट के अंदर मैंने क्या लिखा था, प्रीमियम, ये जो नुकसान है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, उससे राइट ऑफ करना है तो किसकी मदद से, सिक्योरिटी प्रीमियम की मदद से राइट ऑफ कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पहले वाले एंट्री में क्या किया था, 5 एंट्री बताई थी चार्ट बना के, पहले डोंट वरी, आज आएगा आएगा वापस आएगा, सारी चीज वापस आएगी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को पहले डेबिट किया था, लॉस था तो, और उसके बाद में चौथे नंबर की एंट्री में फाइनल सेटलमेंट के पहले जो चौथी एंट्री, उसमें उस लॉस को राइट ऑफ किया था यूजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। और लास्ट वाली एंट्री बायबैक में, बायबैक में आप सभी लोग जानते हो, अगर कोई कंपनी अपना ही 10 रुपए का शेयर अगर 12 में खरीद रही है तो कंपनी का नुकसान है या फायदा, नुकसान है। अरे कंपनी अपना ही शेयर ओपन मार्केट से 10 का शेयर 12 में खरीद रही है तो नुकसान है ना, कंपनी को यहाँ पे प्रीमियम देना है, कंपनी शेयर वापस खरीद रही है, 10 रुपए की चीज कंपनी 12 में खरीद रही है, कंपनी खरीद रही है तो कंपनी का नुकसान हुआ ना, दो का, तो दो का नुकसान कंपनी कैसे राइट ऑफ करेगी, यूजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक। हाँ, या फिर फ्री रिजर्व भी है, तरुण देवराज बिल्कुल सही बोला, तरुण ने बोला सर फ्री रिजर्व से भी राइट ऑफ कर सकते हैं, हाँ फ्री रिजर्व से भी राइट ऑफ कर सकते हैं, बट हम लोग अभी यूजेस फ्री रिजर्व के देख रहे हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम के, सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। बेटा मुझे एक बात बता, तू ये चॉकलेट खा रही है अभी, पक्का ना, अभी सब बंद है ना, इसका समोसा वगैरह बंद है ना, नहीं खाना बेटा तला हुआ, मेरा भाई डॉक्टर है वो मेरे को बोलता है, तो एक दिन डिसाइड कर ले महीने में एक बार कि उस दिन मैं एक टाइम पे चीट करूंगा। नहीं नहीं, मेरे को कंसर्न है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वेरी गुड। चलो लिखा बेटा, ये जर्नल एंट्रीज थी सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस की, ये क्या थी बच्चों, जर्नल एंट्रीज। आ जाओ, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है रे, वैसे इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रैक्टिकल आएगा। ड्यू डेट से पहले पैसा मिल गया, एडवांस कॉल्स इन अरियर्स, ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिला, अब मैं डायरेक्टली कॉल्स इन अरियर्स हो गया, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सब प्रैक्टिकल के साथ, फॉर फ्यूचर प्रैक्टिकल के साथ। अब मुझे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यस, यहां से अपना मेन पार्ट इस टॉपिक का स्टार्ट हो गया, डन। अच्छा सुनो मेरी बात, अब ये मेन पार्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे दो एक 5 मिनट का ब्रेक, है ना, आप लोग भी काफी देर से बैठे हो ना, 1 घंटा 40, 1 घंटा 20 मिनट, हाँ आप तुम लोग ब्रेक में एसी बंद कर दो, एक 5 से 10 मिनट का ब्रेक दो, लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे कहीं जाना नहीं, मतलब सेम चीज में कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो सीरीज है ये ही सेम सीरीज पूरी कंटिन्यू रहेगी।